Good morning, students. Welcome in the class ninth. As we are watching our video of Science 1, class ninth. In our previous video, we have seen the chapter number 5, that is acid, bases and gases. हमने इसके पूर्व वीडियो में बेटा एसिड बेसिस गैसेस ये पांचवा चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसके पूर्व हमने जो भाग देखा हुआ था वो था बेटा हमारा आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में होने वाले बदलाव के बारे में बताया, जिसमें हमने एक बैटरी ली हुई थी 6 वोल्ट की और एक बल्ब ग्लो होते हुए आप लोग को इसमें दिखाई दिया। और इसमें बहुत ही कम ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये लाइट ग्लो होगा, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे उन कंपाउंड्स के नाम बताए गए हैं NaCl, CuSO4, H2SO4 एंड NaOH, है ना। इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, कार्य होते हैं, ये सब इसके बारे में इसमें चर्चा की हुई है बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में कैथोड और एनोड के बारे में भी बताया कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल का जो पार्ट होता है बैटरी का, उसको हम लोग कैथोड कहेंगे, और एनोड यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो भाग होता है उसको हम लोग एनोड कहेंगे। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी है स्टूडेंट। और इसके बाद हमने डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हमने देखी हुई है। तो किस तरह से इन सभी कंपाउंड्स में आयंस डिसोसिएट होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। आज हम लोग इसके नेक्स्ट भाग देखने वाले बेटा, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयंस। मतलब जब NaCl ये हमने सॉल्यूशन लिया हुआ था, जिसमें ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। NaCl का ये सॉल्यूशन था। तो NaCl यानी कि Na+ जो आयंस है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और Cl- जो आयंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। इसी के बारे में यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट इज द मोबिलिटी ऑफ इट्स पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स मोबाइल होना शुरू हो जाते बेटा, मतलब मूव होना शुरू करते हैं। ड्यू टू दिस मोबिलिटी द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस इन द सोल्यूशन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि इसी मोबिलिटी की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कैटायन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन के अंदर, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड मूव टूवर्ड द कैथोड। यानी कि इसमें ये जो पॉजिटिव कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रोड यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आप लोग को नज़र आ रहे हैं बेटा। ऑन द अदर हैंड द निगेटिवली चार्ज आयन, यानी कि जो निगेटिवली चार्ज आयंस है ना, इनको एनायंस कहते हैं। तो निगेटिवली चार्ज आयंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एनोड, ये एनोड की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि इससे आप लोग को समझ में आ रहा है कि एनायंस जो होते हैं वो निगेटिव आयंस होते हैं, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अमाउंट टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोड्स होंगे वो आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आयंस मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और इसी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में होना शुरू होती है। So from this you will understand that those liquid or solution which contain a large number of dissociate ions conduct electricity। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग लिक्विड या सॉल्यूशन लेंगे उसमें ज़्यादा मात्रा में आयंस डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएशन ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बेटा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो सकती है। आज हम लोग अगला भाग देखने वाले बेटा, हमारा अगला भाग है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसी वजह से मैं इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग को अच्छे से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस में भी सेम प्रोसेस आप लोग देखने वाले हैं, परंतु इसमें कुछ दूसरा बदलाव हम लोग दूसरे तरह से इसमें देखेंगे। इसमें हमने सॉल्यूशन भी चेंज किया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसको CuSO4 भी कहते हैं।
देखिए सेम कनेक्शन है। यहाँ पे आप लोग को करंट प्रोवाइड होने के लिए एक एमीटर यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जिसको हम लोग प्लग की भी कहते हैं बेटा। अब यहाँ पे एक बैटरी दी गई है, या फिर हम लोग इसको सेल भी कह सकते हैं। सेल में निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आप लोग को दिया गया है। फिर इनके दो टर्मिनल्स जो हैं, जो खुले एंड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, वो सॉल्यूशन में डीप किए गए हैं। CuSO4 एक सॉल्यूशन लिया गया है। यहाँ पे जो बदलाव है, ये बदलाव ये है बेटा कि यहाँ पे हमने कॉपर का एक रॉड लिया हुआ है और दूसरा रॉड जो है वो हमने कार्बन का लिया हुआ है। तो कार्बन जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉपर जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होने की वजह से प्लस साइन यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। यही बदलाव इसमें देखा जा सकता है बेटा, कि एक वायर है, वायर को हमने दो रॉड्स कनेक्ट किए हुए हैं। एक कॉपर रॉड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और जो कार्बन रॉड है वो निगेटिव कार्बन रॉड है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इसमें प्रोसेस हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्शन किस तरह से दिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम सॉल्यूशन 1 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 50 ml वाटर इन 100 ml कैपेसिटी बीकर। मतलब एक 100 ml कैपेसिटी बीकर हमने लिया हुआ, जिसमें हमने 50 ml पानी डाला, और उसमें हमने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया हुआ है बेटा। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने बनाना है 50 ml पानी में, और कैपेसिटी ऑफ बीकर है 100 ml की। यूज़ अ थिक प्लेट ऑफ कॉपर एज एनोड, यानी कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला जो रॉड आप लोग को दिख रहा है ना कॉपर का, वो एनोड है, एंड अ कार्बन रॉड एज कैथोड, और निगेटिव इलेक्ट्रोड वाला जो रॉड है वो है बेटा कैथोड, और उसे हम लोग कार्बन रॉड कहेंगे। तो ये कॉपर प्लस यानी कि एनोड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये निगेटिव आयन वाला कार्बन रॉड वो होगा हमारा कैथोड, जिसको हम लोग कहेंगे कार्बन रॉड। तो अरेंज द apparatus as shown in the figure and pass an electric current through the circuit for some time। तो हम लोग को क्या करना है बेटा, इस तरह से अरेंजमेंट कर लेना है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर लेनी है। मतलब ये स्विच ऑफ कर देंगे तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बैटरी से कनेक्शन हमने देना है। तो इसमें बोला गया है डू यू सी एनी चेंजेस, यानी कि अब हम लोग को इसमें कोई बदलाव नज़र आ रहा है क्या। तो देखते हैं, ज़रूर इसमें बदलाव तो नज़र आएगा ही। तो इन द अबव एक्टिविटी कॉपर अपीयर्स टू हैव डिपॉजिटेड ऑन द पोर्शन ऑफ द कैथोड इमर्स इन द सॉल्यूशन, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है और कॉपर रॉड भी होने की वजह से इसमें से जो कॉपर के प्लस पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कार्बन रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए Cu++ आयन जो है वो यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। हाउ डिड दिस हैपन, मतलब ये जो कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था, ये क्यों हुआ। तो इसका उत्तर यहाँ पे बताया गया है। When an electric current started flowing through the circuit, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट से फ्लो होना शुरू हुआ, द कैटायंस दैट इज Cu++, देखिए बेटा यहाँ पे Cu++ के जो कैटायंस थे, है ना, वो Cu++ आयंस इन द, वो कैटायंस जो है वो Cu++ आयंस के फॉर्म में यहाँ पे बन गए हैं, और वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। Cu++ आयंस इन द सॉल्यूशन गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द कैथोड। Cu++ आयंस डिसोसिएट होने की वजह से वो कार्बन रॉड यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ आराम से अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। तो Cu एटम्स आर फॉर्म when an electron coming out from the cathode combine with the Cu++ ions। तो यहाँ से कॉपर रॉड से Cu++ आयंस भी यहाँ से निकले, वो भी कैथोड रॉड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन में भी Cu++ आयंस निकले, वो भी कॉपर रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने चालू हो गए, मतलब कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो गए। तो अ डिपॉजिट ऑफ कॉपर अपीयर ऑन द कैथोड, उस वजह से
कॉपर रॉड से और सॉल्यूशन से जो कॉपर Cu++ आयंस जनरेट हुए वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स की तरह या निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए और डिपॉजिट होने लगे। तो अ डिपॉजिट ऑफ कॉपर अपीयर ऑन द कैथोड, इसी वजह से कॉपर का जो डिपोजिशन था वो कैथोड रॉड के ऊपर हम लोग को दिखाई दे रहा है। इवन दो the Cu++ ions in the solution were used up in this manner, और इसी वजह से Cu++ आयंस जो थे Cu++ सॉल्यूशन के अंदर के वो भी सॉल्यूशन में जनरेट होते हुए आप लोग को दिखाई दे, परंतु द कलर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन द सेम। जो भी सॉल्यूशन का कलर था वो क्या था बेटा, सेम ही था, उसमें जरा सा भी बदलाव हम लोग को नहीं दिखाई दिया। बिकॉज वाइल इलेक्ट्रिक करंट वॉज ऑन, ये क्यों हुआ, तो जब इलेक्ट्रिक करंट ऑन था मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द Cu एटम्स ऑफ द एनोड एंड सेंट टू द बैटरी थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हुए आप लोग को दिखाई दिए तो वो कॉपर से रिमूव हुए बेटा, और एनोड एटम से रिमूव होने की वजह से वो बैटरी के थ्रू मतलब बैटरी में यहाँ पे जाने के बाद आराम से इलेक्ट्रिक वायर में मूवमेंट आप लोग को शो कर रहे थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ये कैथोड रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो गया था और वो ज़्यादा मात्रा में अच्छी तरह से बहना शुरू हो गया था। तो द Cu++ आयन फॉर्म इन दिस मैनर एंटर द सॉल्यूशन, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से Cu++ आयन सॉल्यूशन में जनरेट होते गए और वो इलेक्ट्रोड की थ्रू निगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू मूव होते हुए आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू होते हुए आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। तो द Cu++ आयन फॉर्म इन दिस मैनर एंटर द सॉल्यूशन इन दिस वे डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी वजह से जो सोल्यूट था, सोल्यूट का सॉल्यूशन में डिकम्पोजिशन होना शुरू हुआ और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना शुरू हुआ। तो जब कभी भी सोल्यूट जब सॉल्यूशन में डिकम्पोज होता है उसके आयंस के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट मतलब आयंस के फॉर्म में जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होना शुरू होता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन आप लोग कह सकते हैं बेटा कि डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन, decomposition of solute in the solution took place due to electric current. This process is called as electrolysis. So there are two parts in the electrolysis process. यहाँ पे दो पार्ट्स है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, एक है कैथोड रिएक्शन और दूसरी है बेटा एनोड रिएक्शन। These are the cathode reaction and the anode reaction. The two parts of the electrolysis process take place in the above activity as shown in below. जैसे कि आप लोग को यहाँ पे एक रिएक्शन बताई गई है, दो रिएक्शन बताए गए हैं, कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। कैथोड रिएक्शन में कॉपर के 2+ आयंस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन फॉर्म करके डिपोजिशन ऑफ कॉपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कॉपर की एक परत जम जाती है, उसी वजह से ये कैथोड रिएक्शन यहाँ पे आप लोग को देखने में मिली। और एनोड रिएक्शन में आप लोग देखेंगे कि एक कॉपर रॉड से जो Cu आयंस यहाँ पे जनरेट हुए वो आप लोग को सॉलिड के फॉर्म में जो कॉपर रॉड एनोड रॉड था वो आप लोग को जैसे ही तुरंत इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन आप लोग को शो कर रहा है। देखिए Cu++ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ये जनरेट होता हुआ आप लोग को ये सॉल्यूशन के अंदर जनरेट होता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये अल्टरनेट रिएक्शन है बेटा। कैथोड में ये परत बनी थी मतलब कॉपर प्लस आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ पे सॉल्यूशन में वो यहाँ पे कार्बन रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने के बाद आप लोग को यहाँ पे कॉपर की परत दिखा रहा है। और वही एनोड रिएक्शन में कॉपर रॉड से ये डिसोसिएट होकर आयंस के फॉर्म में बन गए हैं कॉपर प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। अगले पेज में आप लोग देखेंगे पेज नंबर 72 में ऑलवेज रिमेंबर पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ये रिमेंबर पोर्शन आप लोग को याद से पढ़ लेना है। इसके नीचे जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इफ़ प्योर वाटर इज यूज इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल करंट डज नॉट फ्लो इवन ऑन पुटिंग ऑन द स्विच। मतलब यदि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी लिया तो इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा।
ये क्यों नहीं होगा? तो इसके बारे में आप लोग को बताया गया है। ऑन पुटिंग ऑन द स्विच, मतलब स्विच ऑन करने के बाद भी करंट फ्लो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर मैं आप लोग को बताऊं। इसका उत्तर ये है कि प्योर वाटर में बहुत सारे H+ और OH- आयनस होते हैं, वो पूरी तरह से अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाते। उसका डिसोसिएशन जो होता है ना बेटा, वो वेरी लो होता है। उसी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो current does not flow even on putting on the switch. From this we learn that pure water is a bad conductor of electricity. मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जैसे कि हमने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा हुआ है। क्या क्या है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप पता है आपको? लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। प्लास्टिक से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ग्लास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना? तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। उसी तरह से अब आपके जहन में, आपके ध्यान में ये बात भी रखिए कि प्योर वाटर भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द रीज़न बिहाइंड दिस। इसके पीछे वाला जो कारण है ये आप लोग को बताया गया है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन फॉर्म बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज़ वेरी लो। मतलब जो H+ और OH- आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा वाटर में, जब वो डिसोसिएट होता है वो बहुत ही कम होता है। लगभग 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है बेटा। ये मोल और लीटर का कॉन्सेप्ट हमने इसके पूर्व वाली वीडियो में देखा हुआ है स्टूडेंट, आपको याद होगा। ये सब होने की वजह से डिसोसिएशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता और उसकी मात्रा आयंस के फॉर्म में बनने में बहुत कम होती है। 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर ही होती है। उसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाती और इसी वजह से वो प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है। हाउएवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज ऑन मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट और अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इन इट ड्यू टू देयर डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। और यदि हम लोग इस प्योर वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, हम जानना चाहते हैं कि दूसरा कोई केमिकल डाला जाए तो क्या इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं। तो इसको जानने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वाटर में आप लोग को स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, यानी कि NaCl इसमें डालना पड़ेगा प्योर वाटर में। या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, जैसे कि आप लोग को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl4 और स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा NaOH। इसको यदि हम लोग इसमें डालें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन ऑफ आयंस भी टेक्स प्लेस होगा और इसमें कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती हुई आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखिए, जैसे हमने अभी प्योर वाटर के बारे में चर्चा की है, वही प्योर वाटर हमें 500 ml लेना हुआ है। एक यहाँ पे आकृति दिख रही है आप लोग को, इस आकृति में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये सब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2 ग्राम जो सॉल्ट होता है NaCl के, हमारे घर में जो नमक होता है ना, वो 2 ग्राम लेना है 500 ml पानी में, प्योर वाटर में। ठीक है, मतलब पूरा शुद्ध पानी लेना है हम लोग को। तो 500 ml प्योर वाटर में 2 ग्राम सॉल्ट ले लिया। अब हमारे पास 500 ml का मतलब पानी में 2 ग्राम सॉल्ट घुल गया है। उसमें से आधा यानी कि 250 ml पानी, मतलब जो घोल है, सॉल्यूशन है नमक का और पानी का 250 ml, वो हम लोग को 50 ml कैपेसिटी वाले बीकर के अंदर ले लेना है बेटा। 250 ml घोल जो लेना है NaCl और शुद्ध पानी का। तो इसके बाद ये 250 ml ले लेने के बाद अब हम लोग को क्या लेना है बेटा, 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स कनेक्ट करने हैं। एक बैटरी को कनेक्ट 2 इलेक्ट्रिकल वायर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। 2 वायर इस तरह से हम लोग को कनेक्ट कर लेने हैं और दोनों के 2 एंड हम लोग को दो सिरे जो है ना ये खुले छोड़ देने हैं। और खुले छोड़ देने के बाद हम लोग को क्या करना है, रिमूव द इंसुलेटिंग क्लैडिंग फ्रॉम अबाउट 2 सेंटीमीटर पोर्शन एट द अदर एंड ऑफ द वायर। और इसमें 2 सेंटीमीटर लगभग इसके जो प्लास्टिक कोटिंग रहती है ना बेटा इंसुलेटिंग वायर की, वो निकाल लेनी है हम लोग को और इस तरह से ओपन करके यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है। अब दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या है बेटा, अब 2 इलेक्ट्रोड बन गए हैं। फिल 2 टेस्ट ट्यूब्स अप टू द ब्रीम विद द प्रिपेयर्ड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम लोग को क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उनको उल्टे इस तरह से ढक देना है कि जिसमें बिल्कुल भी एयर ना हो। इन्वर्ट देम ऑन द इलेक्ट्रोड्स विदाउट अलाउंग एनी एयर इन द एंड, एनी एयर टू एंटर। इसके अंदर बिल्कुल भी हवा न जाए, इस
तरह से इसको ढक लेना है ऊपर से, तो थोड़ा सा पानी ऐसे ऊपर निकला हुआ आप लोग को दिखेगा बेटा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का एक टेस्ट ट्यूब होगा और निगेटिव इलेक्ट्रोड का एक दूसरा टेस्ट ट्यूब होगा। निगेटिव में कम मात्रा में आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, पॉजिटिव में ज़्यादा मात्रा में आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट अंडर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द पावर सप्लाई। 6 वोल्ट बैटरी से अब आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट इसमें शुरू कर देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर में इस टेस्ट ट्यूब में क्या बदलाव हो रहे हैं यह आप लोग को देखना है, इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इसमें एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा बेटा, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड पे आप लोग को ज़्यादा बबल्स फॉर्म होते हुए आप लोग को दिखाई दे रहे हैं और इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कम बबल्स फॉर्म हो गए हैं लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी कि इसमें कोई ना कोई बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि वही थोड़ी देर मैंने आपको बताया कि प्योर वाटर अगर लेते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता। लेकिन यदि हमने थोड़े से 2 ग्राम सॉल्ट के कुछ कण इसमें डाल दे और इस तरह से ऊपर इलेक्ट्रोड को ढक दे तो वॉल्यूम में भी कुछ बदलाव आप लोग को दिखाई देगा। यानी में यहाँ पे कम वॉल्यूम और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा वॉल्यूम आप लोग को दिखेगा। कैथोड जो है वो आप लोग को ज़्यादा एक्टिव तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनोड जो है वो कम एक्टिव तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये सॉल्यूशन था पानी का H2 आयन और ऑक्सीजन का एक आयन यहाँ पे आप लोग को जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्यों हो रहा है इसके बारे में आप लोग को पेज नंबर 73 पर चर्चा करके यहाँ पे बताया गया बेटा, जो कि हमारा आखिरी भाग है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म हो रहा है। इसके बाद अगले भाग में मैं आप लोग को इसके प्रश्नोत्तर बताऊंगा। इसके प्रश्नोत्तर आप भी ढूंढ के रखिए। इट इज़ फाउंड इन द अबव एक्टिविटी दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर्म नियर द कैथोड इज डबल दैट ऑफ द गैस फॉर्म नियर द एनोड। मतलब इससे आप लोग को ये आकृति में ये समझ में आ रहा है कि जो कैथोड में गैस फॉर्म होगी वो डबल होगी एनोड के मात्रा में। एनोड में सिंगल मात्रा में गैस फॉर्म हो रही है और कैथोड में निगेटिव टर्मिनल में डबल मात्रा में गैस फॉर्म हो रही है। तो साइंटिस्ट हैव शोन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म नियर द कैथोड। कैथोड में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने की वजह से उसकी मात्रा डबल होगी और एनोड में ऑक्सीजन गैस अट्रैक्ट होने की वजह से उसमें ये गैस कम होगी बेटा। तो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हैज़ टेकन प्लेस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट हैव बीन रिलीज। मतलब इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है और एलिमेंट भी कंस्टिट्यूट हो रहे हैं, आयंस भी फॉर्म हो रहे हैं और गैस भी रिलीज हो रही है। द कंसर्न इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर एज फॉलोज। और इसकी जो कंसर्न इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन होगी बेटा इलेक्ट्रोड में होने वाली, ये आप लोग को बताई गई है कि कैथोड में यानी कि निगेटिव आयंस पे H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होने की वजह से H2 गैस और OH माइनस आयंस रिलीज होंगे और वही एनोड रिएक्शन में यानी कि जहाँ पे वॉल्यूम की मात्रा ज़्यादा थी वहाँ पे H2O जो है लिक्विड फॉर्म में वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और 4H+ आयंस रिलीज करता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिलीज होते हैं। देखिए कैथोड और एनोड दोनों जगह पर रिएक्शन होने की वजह से इसमें आप लोग को बबल फॉर्म होते हुए भी दिखाई दिए। तो यहाँ पे आप लोग को चर्चा करके हुए आखिरी में आपको बताया गया है कि टेस्ट द सॉल्यूशन इन द 2 टेस्ट ट्यूब विद द लिटमस पेपर। हम लोग को ये दोनों सॉल्यूशन लिटमस पेपर में चेक करना है, इसमें आप लोग को क्या दिखाई देगा ये भी आप लोग को चर्चा करना है। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 एज वेल एज डाइल्यूट NaOH एट द इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग को जैसे NaCl के हमने 2 ग्राम के एलिमेंट्स लिए हुए थे उसी तरह से हमने H2SO4 और NaOH के भी 2 ग्राम मात्रा में आप लोग को उसको लेना है और प्योर वाटर में इसका इलेक्ट्रोलिसिस चेक करना है बेटा। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आप लोग को इसी तरह का रिएक्शन होता हुआ आप लोग को ज़रूर दिखाई देगा। इससे ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैथोड और एनोड ये दोनों रिएक्शंस इस तरह से आप लोग को देखने में मिलते हैं, है ना। तो जितना पोर्शन आज आप लोग को मैंने बताया है या आप लोग इसको पढ़िए, पढ़िए मतलब समझने की कोशिश करिए और जितना पोर्शन आपका हुआ है ये सब आप लोग को याद रखना है बेटा, लर्न करते रहना है। और इसका जो पोर्शन मैं आप लोग को एक्सरसाइज में अगली बार बताऊंगा वो आप लोग को लिख कर रखना है। उसके पहले आप लोग को जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब आप लोग को अपनी कॉपी में देख कर इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। इसके बाद हम लोग हमारा अगला
वीडियो देखेंगे जिसमें ये क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिए कि जितना पोर्शन हुआ है इसको आप लोग को लर्न करना है। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।